जोहार दोस्तों, मैं उरांश और आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज हम लोग भारत जीके क्लास के तहत देखने वाले हैं भारत का भूगोल। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ख़ास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। और आप सभी को पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है कितने, तो 40 सवाल सीधे आपके इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं, हालांकि 40 नहीं लाते हैं, कम लाते हैं, लेकिन जितना भी लाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक बने रहना है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल गिना चुना समय है, तो समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए, शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, तभी जाके एक सीट पक्का कर पाइएगा। अब कल मैसेज आया था कुछ लोगों का कि कहना था कि सर यहाँ से पढ़ा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई आप ही लोग क्वेश्चन भेज दीजिए, जहाँ से आएगा उसी को हम पढ़ा देंगे। देखिए, होता क्या है कि इंडिया लेवल का जीके विशेषकर और झारखंड जीके अथाह समुद्र का अथाह समुद्र है। और कहाँ से एक लोटा पानी निकाला जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोगों को जो है पिछला एग्ज़ाम देख के थोड़ा-सा अंदाज़ा लगता है, उसके अनुसार से क्वेश्चन लेके आते हैं कि शायद इस तरह से क्वेश्चन या यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये कोई भी माई के लाल नहीं बता सकता है कि कौन क्वेश्चन को पूछा जाएगा और कौन आएगा ही आएगा, ठीक है? बस संभावना रहता है कि पिछले बार यहाँ से पूछा था या इस प्रकार से पूछा तो इस प्रकार से आ सकता है। उसी आधार से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, तो अगर आप लोग को पता है कि कौन क्वेश्चन आएगा तो भेज दीजिएगा, उसी को हम बढ़िया से पढ़ा देंगे। नहीं तो आप लोग जो है चुपचाप पढ़िए ईमानदारी से, हम बड़ा ही मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कहाँ हुआ था? पहला है कांडला, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नोएडा, चौथा है विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांडला में हुआ था। और कांडला क्या है? कांडला जो है एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आपका गुजरात के अंतर्गत आता है। और गुजरात में भी अगर बात करेंगे तो किस जिला के अंतर्गत आता है? तो कच्छ जिला के अंतर्गत आता है। और कांडला बंदरगाह का जो है नया नाम क्या है? तो नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। क्या नाम है? दीनदयाल बंदरगाह। और ये जो निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र है, इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ईपीजेड कहा जाता है। एक्चुअली में ये क्षेत्र जो होता है, क्या होता है? तो बंदरगाह के पास होते हैं और उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देने का कार्य करते हैं ये वाला क्षेत्र। इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, भारत जीके का क्वेश्चन हम लोग कम पढ़ते हैं तो इसीलिए कुछ-कुछ शब्द जो है बिल्कुल नया लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, ठीक है? लेकिन आपको नया लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? पहला है पृथ्वी, दूसरा है सूर्य, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है चंद्रमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा में है। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा में किस जगह को कहा जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर स्थित एक विशाल और गहरा जो मैदानी इलाका है, उसी को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावनाएं रखता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? पहला है जर्मनी, दूसरा है रूस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आप सबों को पता है कि हमारा भारत में जो है सबसे अधिक पशु जानवर पाया जाता है। हम लोग गाय बैल ज़रूर पालते हैं। तो जितना जो चमड़ा होता है उसको हम लोग विदेश में भेज देते हैं, औने पौने दाम में भेजते हैं। और विदेश वाला लोग क्या करता है कि चमड़ा का जो है बेल्ट बनाता है, पर्स बनाता है, उसको जो है एक टैग लगा के फिर इंडिया में वापस बेचता है। तो हम लोग भी ब्रांडेड है, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड पर्स करके खरीदते हैं महंगे दामों में और चमड़ा को औने पौने में बेच देते हैं। यही चलता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? पहला है सेवाओं का निर्यात, दूसरा है प्रतिबंधित सामान का निर्यात, तीसरा है अलिखित सामान का निर्यात, चौथा है तस्करी से सामान का निर्यात। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। सबसे पहले आपको बता दें कि निर्यात मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, वस्तु, प्रोडक्ट जो हम लोग विदेश में भेजते हैं व्यापार के लिए, वो क्या होता है? निर्यात। और विदेशों से कोई भी प्रोडक्ट, वस्तु हम लोग मंगाते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका आयात कहलाता है। इतना तो आप लोग जानते ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर अदृश्य, अदृश्य मतलब जो नहीं दिखाई देता है लेकिन भी हम लोग विदेश में भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? सेवाओं का निर्यात।
और सेवाओं के निर्यात के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, एक आ जाएगा कुशल कारीगर। कुशल कारीगर हम लोग विदेश भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। डॉक्टर को हम लोग विदेश में भेज रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। इंजीनियर को भेज रहे हैं हम लोग विदेश तो क्या हो रहा है, सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। ये सब आपको याद रखना है। आपको पता है कि हम लोग जो है भारत में पढ़ाते लिखाते हैं, होनहार बनाते हैं, और अधिक पैसा के लालच में जो है विदेश चला जाता है सब डॉक्टर इंजीनियर लोग। तो ये सब क्या हो रहा है, तो सेवाओं का निर्यात हो रहा है। ठीक है, चलिए, लूर बुद्धि इंडिया से लेना है, सीखना है, और जाके विदेश में डॉलर छापना है। अपना टैलेंट को इंडिया में नहीं प्रयोग करना है, विदेश में करना है। ठीक है, चलिए, ये सब क्या है, सेवाओं का निर्यात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है, पहला है सीमेंट, दूसरा है कुटीर, तीसरा है आयरन और स्टील कंपनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब आप जानते हैं जैसे घर में ही आपको अगरबत्ती बनाना, घर में मोमबत्ती बनाना, या घर में साबुन की फैक्ट्री होना, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग के उदाहरण है। और कुटीर उद्योग मतलब आप घर के 2-4 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस को भी 8-10 जन लोग को काम करवा रहे हैं, तो क्या कहलाता है, कुटीर उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में कुटीर उद्योग का ही विकास हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, पहला है गहरे समुद्र, दूसरा है अपतट, तीसरा है संस्कृत अंतःस्थल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गहरे समुद्र। भारत में जो है सबसे अधिक मछली कहाँ पर उत्पादन होता है, तो गहरे समुद्र में जाइए, समुद्र में या बोट में, और मछली मार के लाइए, तो वही क्या है, सबसे बड़ा मत्स्य उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ब्लू मून की परिघटना कब होती है, पहला जब ही एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, दूसरा जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमा हो, तीसरा जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा हो। इसको और स्पष्ट कर देते हैं, तो देखिए, प्रत्येक 2.5 वर्ष पर किसी महीने में 2 पूर्णिमा हो जाती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा होता है उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भिलाई इस्पात का कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया है, पहला है जर्मनी, दूसरा है सोवियत संघ रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सोवियत संघ रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस देश की सहायता से बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब बनाया गया है, तो आपको बता दें 1955 में बनाया गया है। और ये कहाँ पर है, तो भिलाई में है। और भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य की बात करेंगे तो झारखंड के जो है पश्चिम दिशा से जो है सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में ही भिलाई इस्पात की कारखाना की स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, पहला है नांगल, दूसरा है सिंदरी, तीसरा है अलवे, चौथा है ट्रम्बे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अलवे में लगा था। और अलवे कहाँ है, तो अलवे की अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो केरल में है। इतना आपको याद रखना है। और केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल में जो है पूरे भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। क्या होता है, मानसून का आगमन होता है। लगभग 1 जून को जो है केरल में मानसून का आगमन हो जाता है। तो भारत में जो है पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, अलवे में, जो कि केरल राज्य में है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया गया है जो आपको याद आ रहा होगा, सिंदरी। सिंदरी में भी क्या है, आपका उर्वरक का स्थापना किया गया है। और ये सिंदरी कहाँ है, तो सिंदरी जो है आपका धनबाद में है, धनबाद जिला में है। और राज्य की बात करेंगे तो किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ये आपको याद आ रहा है। और सिंदरी वाला उर्वरक कारखाना की स्थापना कब हुआ है, 1951 में। और 1951 में ही आपका क्या हुआ था, तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अलवे यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है, पहला है कागज, दूसरा है माचिस, तीसरा है आपका कत्था, चौथा है रेलवे स्लीपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये डी, रेलवे स्लीपर में।
रेलवे स्लीपर में जो है साल की लकड़ी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। साल का लकड़ी जो होता है काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही आपको बता दें कि इनका जो है फर्नीचर बहुत ही लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसका पलंग-वलंग भी बनाया जाता है, दरवाज़ा-वरवाज़ा भी बनाया जाता है और रेलवे स्लीपर में जो है इनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। और ये साल है इसका फूल और फल का प्रयोग जो है आयुर्वेदिक रूप में दवा के रूप में काम किया जाता है और ये साल जो वृक्ष है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और साल वृक्ष का जो है सबसे बड़ा जंगल एशिया में कहाँ है? तो आपका सारंडा जंगल है, ठीक है? सारंडा जंगल है जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, ठीक है? कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें तो साल वृक्ष जो है इसको जो है सरहुल में पूजा किया जाता है। सरहुल पूजा इज़ कमिंग, सरहुल पर्व आ रहा है, ठीक है? क्योंकि सरहुल जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, तो सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है और ये साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है चिली, चौथा इनमें से सभी। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली। यहाँ जो दिया गया है तीनों के तीनों आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं की उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में रखिए। पहला है इंडीज, दूसरा है ग्रेट डिवाइड रेंज, तीसरा हिमालय, चौथा है रॉकी। पहली बात है कि अवरोही क्रम मतलब आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, तो पहले बड़ा वाला फिर उससे छोटा, माने कि बड़ा से छोटा सजाना क्या होता है आपका? अवरोही क्रम होता है, ठीक है? तो अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे बड़ा जो है लंबाई में उसको सबसे पहले हम लोग रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा, इस तरह से हम लोग सजाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। तो सबसे बड़ा कौन है? तो आपका एंडीज पर्वत है। कौन है? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत का लंबाई बताएं कितना है? तो एंडीज पर्वत का लंबाई हम लिख दे रहे हैं, ये नंबर देख के, एंडीज पर्वत का लंबाई 7240 किलोमीटर है एंडीज का, ठीक है? और दूसरा में क्या दिए हैं? तो चार में कौन हो जाएगा? रॉकी का है। अब रॉकी का लंबाई कितना है? तो रॉकी पर्वत का लंबाई जो है 4800 किलोमीटर। कितना है? 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये दूसरे नंबर में आ गया है। तीसरा में हम बोल रहे हैं हिमालय। तो हिमालय की लंबाई कितना है? तो हिमालय की लंबाई जो है आपका 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर हिमालय का है। फिर दो में कौन बच गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई जो है अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन यही सबसे छोटा है। अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उससे पहले जो है हिमालय के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो हिमालय जो है इसका विस्तार किन किन देशों में है? तो आपको बता दें पाकिस्तान, भारत, चीन, तिब्बत, भूटान, म्यांमार और नेपाल में इसका विस्तार है। इतना आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में नहीं बहती है? यानी कि 3 देश यहाँ पर दिया गया विकल्प में बहती है, एक में नहीं है। जहाँ पर नहीं बहती उसका पहचानना है। पहला है चीन, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है कंबोडिया, तो चौथा है लाओस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में नहीं बहता है, ठीक है? कहाँ पर नहीं बहता है? मलेशिया में नहीं बहता है। और कहाँ कहाँ बहता है? ये चीन में बहता है आपका, कंबोडिया में बहता है और लाओस में बहता है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहता है। इसको हम बता दे रहे हैं कि ये कहाँ से निकलता है, ठीक है? ये मेकांग नदी जो है मूल रूप से जो है तिब्बत से निकलता है। तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम भी जाता है। कहाँ पर? वियतनाम भी जाता है और वियतनाम होते हुए दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाता है, ठीक है? कहाँ? तो दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है वियतनाम भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन मलेशिया में होकर नहीं बहता है। उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी
बेसिन गोदावरी है। तो यहाँ पर एक सवाल का जवाब खुदे हो गया कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है, तो गोदावरी है। जिसका उदाहरण है या जिसका कारण क्या है, तो पहला है वर्षा का प्रचुर मात्रा होना, दूसरा इसकी सहायकों की संख्या ज़्यादा होना, तीसरा इसके आर पार बांधों का बनाया जाना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षा का प्रचुर मात्रा होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा अपने देश से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो है आपका देश का नाम लिखा हुआ है और शहर का नाम लिखा हुआ है। तो जो देश के अंदर में शहर है वो वाला सही मिलान है, जो नहीं है वो गलत सुमेलित है। तो सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत सुमेलित को पहचानना है। पहला है सलामनका स्पेन, दूसरा है कांस इटली, तीसरा है कानून मेक्सिको, चौथा है ब्रुसेल बेल्जियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांस जो है आपका इटली में नहीं है। ठीक है, कांस शहर इटली में नहीं है, बल्कि कांस जो है आपका कहाँ है, फ्रांस देश में है। कांस शहर आपका फ्रांस देश में स्थित है और यह एक शहर जो है जहाँ पर फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण ये हमेशा चर्चा में रहता है। कांस फिल्म फेस्टिवल ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो ये कहाँ पर है, तो फ्रांस में है, इटली में नहीं है। और बाकी सब के सब सही है। ठीक है, बाकी जो देश है वहीं का शहर का नाम लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत के किन राज्यों का समुद्र तट सबसे लंबा है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का है। और गुजरात का जो है समुद्री तट रेखा कितना है, तो गुजरात का जो है समुद्री तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। कितना है, 1600 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल समुद्री सीमा कितना है, तो भारत का जो है कुल समुद्री सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लोग प्रतिशत निकालेंगे गुजरात वाला का, तो कितना हो जाएगा, तो भारत के कुल समुद्री सीमा का जो है कितना 26% है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब गुजरात के बाद जो है दूसरे स्थान पर कौन आ जाता है, तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो गुजरात का जो है सबसे अधिक समुद्री तट है। समुद्री तट मतलब समझ रहे हैं, समुद्र का किनारा भाग। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है या होता है। पहला है भूकंप की तीव्रता, दूसरा है समुद्र की गहराई, तीसरा है हवाई जहाज की ऊंचाई, चौथा है उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, या सिस्मोग्राफ का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, तो सिस्मोग्राफ का भी प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर अगर पैमाने की बात करेंगे तो रिएक्टर पैमाने का क्या बोलते हैं, खोज कब किया गया था या आविष्कार कब किया गया था, तो 1935 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम था चार्ल्स, क्या नाम था, चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर। तो उन्हीं के नाम पर जो है इस पैमाने का नाम रखा गया है रिएक्टर पैमाने। क्या नाम है उनका, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर। और उन्होंने 1935 में इस उपकरण की खोज की है। और वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो यूएसए के रहने वाले थे, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। इतना याद रखना है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो फैदोमीटर से। किससे, तो फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। हवाई जहाज़ की ऊंचाई जो है आपका अल्टीमीटर से। किससे, तो अल्टीमीटर से जो है हवाई जहाज़ की ऊंचाई नापी जाती है। उच्च तापमान को किससे नापी जाती है, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। पहला है कच्चे ईंधन, दूसरा है परंपरागत ईंधन, तीसरा है प्राकृतिक ईंधन, चौथा है जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन मतलब जो है किससे, तो जीवाश्म ईंधन मतलब होता है कि अनवीकरणीय ईंधन, जिसका जो है निर्माण तुरंत नहीं होता है। जीवाश्म ईंधन जिसको आप लोग प्रयोग करते हैं तो समाप्त अगर हो गया तो उसके निर्माण में जो है निर्माण होता ही नहीं है। अगर निर्माण होता भी है तो उसके निर्माण में करोड़ों लाखों वर्ष का समय लगता है। उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जीवाश्म ईंधन के तहत आपका कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस ये सब
आता है। और ये सब कैसे बना है जीवाश्म ईंधन? तो आपको पता है कि हज़ारों लाखों वर्ष पहले जो है पेड़ पौधे जीव जंतु जो है ज़मीन के अंदर में दब गए थे, तो ज़मीन के अंदर में जो रासायनिक क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसी ईंधन है? तो अनवीकरणीय ईंधन है, मतलब जिसका निर्माण तुरंत नहीं हो सकता है। और नवीकरणीय ईंधन अगर पूछ देता तो क्या हो जाता? तो आपका हो जाता है सूर्य की रोशनी। इसका जितना भी प्रयोग कीजिए खत्म ही नहीं होगा। ये सब क्या है? नवीकरणीय ईंधन है। पानी क्या है? सब भी नवीकरणीय ईंधन है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लिसा प्राप्त होता है, पहला है चीड़ के वृक्ष से, दूसरा है देवदार के वृक्ष से, तीसरा है बुरांश के वृक्ष, चौथा है शीशम के वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इसे बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है। क्या है? इससे जो है आपका बिरोजा और तारपीन बनाया जाता है। ये जो चीड़ का पेड़ है इससे क्या मिलता है? लीसा मिलता है। और लीसा से क्या बनता है? तो बिरोजा बनता है और तारपीन बनाया जाता है। और तारपीन का क्या प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं कि पेंट पोचड़ा वाला काम के समय तारपीन का प्रयोग होता है। ग्रिल उरिल दरवाज़ा रुआजा रंगने समय आप लोग तारपीन का प्रयोग किए होंगे। इसके अलावा जूता पॉलिश करने समय, कांच को पॉलिश करने समय भी आपका तारपीन और बिरोजा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? पहला है गोवा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ऐसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक क्या हो जाएगा? दोनों में डाउट लग रहा है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक हो जाएगा। अब कर्नाटक को क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत के रेशम के कुल उत्पादन का 50%, कितना? तो 50% अकेले जो है कर्नाटक में उत्पादन होता है। ठीक है, और बाकी जो है आपका हो गया पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, यहाँ पर भी होता है, लेकिन अकेले 50% उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। इसीलिए जो है कर्नाटक को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? तो रेशम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हरिके बैराज की नदियों के संगम पर है। हरिके बैराज का भी दूसरा नाम क्या है? तो आपको बता दें हरिके बैराज का दूसरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। इसी को हरिके बैराज कहा जाता है। किन नदियों के संगम पर है? पहला है रावी और ब्यास, दूसरा है झेलम और चिनाव, तीसरा है चिनाव और सतलज, चौथा है ब्यास और सतलज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या? ब्यास और सतलज में है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा आपको जानकारी बता ही देते हैं। यह जो स्थान है राजस्थान की सिंचाई की दृष्टि से सर्वोच्च महत्व का है। मुख्य नहर हरिके से रामगढ़ तक 683 किलोमीटर लंबी है और मुख्य नहर की प्रथम शाखा 167 किलोमीटर की लंबाई सरहिंद फीडर के लगभग समांतर पंजाब में है। यहाँ इनका नाम क्या है? राजस्थान फीडर है। ठीक है, इसी का जो है 3 नाम है और ये राजस्थान में जो है इसी से जो है विशेष रूप से सिंचाई किया जाता है, हरिके ब्यास से। इसी को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना शॉर्ट में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बैला-डीला खान किस खनिज से संबंधित है? पहला है लौह अयस्क, दूसरा है कोयला, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है अभ्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। कहाँ चला गया? लौह अयस्क हो जाएगा यहाँ पर। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें ये बैला-डीला नामक स्थान कहाँ है? तो आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी आपको बता दें कि बस्तर जिला में। कहाँ? बस्तर जिला। और बस्तर जिला जो है अति नक्सलवाद वाला क्षेत्र है, जो हमेशा नक्सलवादियों के लिए चर्चा में रहता है। इतना आपको याद रखना है। और इस खान से जो है इस खान से कच्चा माल की अगर बात करेंगे तो कच्चा माल की आपूर्ति विशाखापट्टनम स्थित कारखाना को की जाती है। इतना आपको याद रखना है। अगर ये झारखंड जीके पढ़ते तो इसमें क्या हो जाता है? तो झारखंड जीके में जो है लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो चिरिया से होता है। और चिरिया नामक स्थान कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। इतना आपको याद रखना है। अगर कोयला की बात करेंगे तो झारखंड में जो है कोयला के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो आप जानते हैं झरिया। झरिया जो है कोयला के लिए फेमस है। और झरिया कहाँ है? तो झरिया आपका धनबाद में है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। ये आप सबको याद है। बॉक्साइट की बात करेंगे
तो झारखंड में जो है एक बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो आपका लोहरदगा ज़िला में है। और लोहरदगा ज़िला कहाँ बना, कब बना है? तो 1983 में बना है। इतना याद रखना है। अगर अभ्रक की बात करेंगे तो अभ्रक कहाँ से मिलता है? तो आपका कोडरमा ज़िला से मिलता है। इसीलिए जो है कोडरमा को हम लोग भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। और कोडरमा ज़िला कब बना है? तो 1994 में बना है। चलिए, तो बैलाडीला खान आपका लो एस के लिए फेमस है और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? पहला ईरान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है तुर्की, चौथा है भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा को जाता है। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को ही है। और कनाडा के अथावस्का झील के पास इसे स्थापित किया गया है। कनाडा में ग्रेट बियर झील के पास ही पोर्ट रेडियम है। विश्व में यूरेनियम उत्पादन में कनाडा का प्रथम स्थान है। क्या है? विश्व में आपका प्रथम स्थान कनाडा का है। इतना याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, ब्राज़ील और कनाडा का स्थान है। इतना आपको याद रखना है। तो पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कनाडा में किया जाता है। अगर आपको पूछा जाता है भारत में, तो भारत में जो है सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो आपका झारखंड में किया जाता है। और झारखंड में भी कहाँ किया जाता है? तो झारखंड में जो है जादूगोड़ा नामक स्थान है, जहाँ पर जो है आपका क्या है? यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और जादूगोड़ा स्थान जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो 1990 में बना है। ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में जो है कनाडा यूरेनियम सिटी कहलाता है और सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? पहला है नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेफा। अब नेफा जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से है नेफा। तो नेफा का फुल फॉर्म आपको बता दें, इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये आपका हो जाएगा नेफा। और ये किसको कहा जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था। और ये सब के सब राज्य आपका क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था महत्वपूर्ण क्लास जो हमने काफ़ी मेहनत और शिद्दत के साथ आप लोग के लिए लाए थे। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि लाइक कीजिए और जम के कमेंट कीजिए। और बाकी कल फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।